हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, बीपीएससी मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर वन में, ठीक, जीएस पेपर वन के खंड फर्स्ट में, खंड वन में, ठीक है ना, सेक्शन वन में तीन पर्सनालिटी को हमें पढ़ना है, तीन व्यक्तित्व को पढ़ना है। वो तीन पर्सनालिटी कौन कौन सी हैं? एक तो महात्मा गांधी हो गए, ठीक, एक जवाहरलाल नेहरू, एक रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, तो जीएस पेपर वन के खंड वन में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इन तीनों पर्सनालिटी को हम एक एक करके देख लेंगे। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के बारे में देखने वाले हैं, ठीक। महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर को देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात की जाए महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी के बारे में आप जानते ही हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ठीक है ना। इनकी काफ़ी अहम भूमिका रही थी। भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए था ना, उनमें इन्होंने नेतृत्वकर्ता के रूप में रोल निभाया था, ठीक। लगभग जो भी बड़े बड़े आंदोलन हुए उन सब में जो नेतृत्व प्रदान किया था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। ये सब आपको पता ही है, ठीक। देखिए, ये मैंने पॉइंट्स फॉर्म में इन चीज़ों को लिख दिया है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक ना। लेकिन जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो इंट्रोडक्शन जो होगा वो पैराग्राफ में ही लिखेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को छोड़कर जो बॉडी वाला पार्ट है उसको आप पॉइंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। अगर पॉइंट्स कम है फिर पैराग्राफ में लिख सकते हैं बॉडी को, लेकिन भूमिका और कंक्लूजन को पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्होंने अपना रोल निभाया था महात्मा गांधी जी ने। हाँ, दार्शनिक विचारों ने, इनके जो दार्शनिक विचार हैं आगे हम देखेंगे इस वीडियो में, इनके दार्शनिक विचारों ने संपूर्ण विश्व को काफ़ी प्रभावित किया था, ठीक है ना। तो और उसके बाद बात की जाए कि विचारों को स्वयं के जीवन में, हाँ, ऐसा नहीं कि बस विचार बोलने के लिए था, पहले वो स्वयं के जीवन में उसका पालन करते थे, विचारों को स्वयं स्वयं के जीवन में पालन किया, उसके बाद तत्पश्चात अन्य लोगों से उसके पालन का आग्रह किया, ठीक। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बोल दिया, राय दे दिया, ठीक, राय चंद जैसा नहीं, ठीक ना। पहले खुद पर पालन किया, खुद पर अप्लाई किया, उसके बाद लोगों को बोला, ठीक है ना। हाँ, विचार व कर्म में समानता, वही बात हो गई। विचार जो उनका विचार था वही कर्म था। ऐसा नहीं कि कहने को कुछ और करने को कुछ, ठीक। जो भी उनका विचार था उसी के अनुसार वो काम भी करते थे, ठीक है ना। विचार व कर्म में समानता थी, ठीक। विश्व के सभी धर्मों में गांधी जी की आस्था थी, ठीक ना। विश्व के सभी धर्मों में सभी जितने भी महान धर्म हुए ना उनमें गांधी जी की आस्था, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, उसके बाद बात की जाए कि गांधी जी के चिंतन पर किनका प्रभाव पड़ा, गांधी जी के चिंतन पर प्रभाव किनका पड़ा, ठीक ना। देखिए, ये चीज़ें नोट्स फॉर्म में है तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक ना। और ऐसा नहीं है आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पर काम कर लीजिए, उसके बाद जो भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप पॉइंट्स फॉर्म में जैसे मैंने लिखा है वैसे भी लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक ना। देखिए, तो गांधी जी के चिंतन पर जो प्रभाव पड़ा तो बहुत सारे दार्शनिकों का पड़ा, जिसमें प्रमुख जो दार्शनिक हैं या फिर जो भी ग्रंथ हैं, ठीक, उनको हम देख लेते हैं। अनेक दार्शनिकों तथा धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव पड़ा, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे भगवत गीता की बात की जाए तो भगवत गीता का प्रभाव पड़ा। भगवत गीता में जो कौन कौन सी बातें हैं जिनका उन पर प्रभाव पड़ा, जैसे नैतिक शिक्षा का प्रभाव पड़ा, निरपेक्ष कर्म योग्यता का प्रभाव पड़ा, निष्काम कर्म का प्रभाव पड़ा, ठीक ना। जैन व बौद्ध धर्म की बात की जाए तो इन दोनों धर्म का भी प्रभाव पड़ा। इन दोनों धर्म में कौन कौन से तत्व थे जिनका विशेष प्रभाव पड़ा गांधी जी पर, जैसे अहिंसा का प्रभाव पड़ा, ठीक ना। अहिंसा मनुष्य का सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैन धर्म में ये सारे तत्व हैं। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी व महिला भागीदारी, ठीक, अहिंसक आंदोलन का ही परिणाम है। ये कहाँ से इन्होंने देखा? जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से, ठीक ना। यहीं से सीखा था इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने, ठीक ना। फिर आगे बात की जाए विद्वानों के प्रभाव की बात की जाए तो कौन कौन से विद्वान हुए जिनका प्रभाव महात्मा गांधी पर पड़ा। जैसे जॉन रस्किन की बात की जाए, जॉन रस्किन की बात की जाए तो जॉन रस्किन के समाज कल्याण की भावना, श्रम की महत्ता, ठीक, साधारण जीवन प्रणाली, ये सारी विशेषताएं जो है ना जॉन रस्किन की, इनका प्रभाव गांधी जी पर भी पड़ा, ठीक ना। और थॉरो की बात की जाए तो थॉरो से कई का प्रभाव पड़ा गांधी जी पर, सत्याग्रह का प्रभाव पड़ा, ठीक, सत्याग्रह। टॉल्स्टॉय की बात की जाए तो अहिंसा, अंतरात्मा की आवाज़, खुद की आवाज़, ठीक, अंदर की आवाज़, ठीक ना। अंतरात्मा की आवाज़, अहिंसा, अंतरात्मा की आवाज़, ये जो बातें हैं ना, ठीक, इसका प्रभाव पड़ा। और ये बातें कहाँ से आई हैं? टॉल्स्टॉय से।
फिर गोपाल कृष्ण गोखले से उन्होंने क्या सीखा, उनकी कौन सी बात का प्रभाव पड़ा, नैतिकता का प्रभाव पड़ा। तो ये सारी बातें हैं, ये जो महान जो विद्वान हुए हैं या फिर जो भी धार्मिक ग्रंथ हुए हैं, ठीक, उनका ये सब इन सब बातों का प्रभाव गांधी जी पर पड़ा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। गांधी जी का फिर बात की जाए तो इनका भी प्रभाव पड़ा है, प्लेटो, कांट, रूसो और मैकियावेली के दर्शन का भी प्रभाव पड़ा है, तो आप इतना लिख सकते हैं। हाँ, चिंतन के जो भी बेसिक तात्विक आधार हैं उनकी बात की जाए तो देखिए गांधी जी के चिंतन पर, वो तो हमने विद्वान और उनका देख लिया, क्या बोलते हैं, विद्वानों और धर्म ग्रंथों का प्रभाव कैसे पड़ा, कौन कौन से तत्व का प्रभाव पड़ा, कौन कौन सी बातों का प्रभाव पड़ा, उस ग्रंथ में कौन कौन सी बातें थी या फिर उस विद्वान की कौन सी बातें थी जिनका प्रभाव गांधी जी पर पड़ा। उसके बाद देख लेते हैं चिंतन, गांधी जी का जो चिंतन था, ठीक है ना, जो भी उनकी फिलॉसफी थी, ठीक। तो चिंतन के तात्विक आधार में बात की जाए तो देखिए धर्म एवं राजनीति के बारे में वो क्या सोचते थे, ठीक, धर्म एवं राजनीति, उनका मानना था कि धर्म व राजनीति का उद्देश्य मानव का कल्याण है, ठीक है ना, मानव का कल्याण है धर्म व राजनीति, ठीक, इनका उद्देश्य, ठीक। राजनीति में धर्म की आवश्यकता है, ठीक ना, राजनीति में धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि उनका मानना था कि राजनीति में नैतिकता का संचार धर्म से ही होता है, ठीक ना। धर्म मतलब अच्छे काम, ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष धर्म की बात कर रहे हैं गांधी जी, ठीक, जो भी मानव कल्याण के लिए जरूरी है उस धर्म की वो बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप इसको संकुचित मानसिकता के साथ नहीं समझिएगा धर्म को, ठीक। और ईश्वर के बारे में वो क्या बोलते थे और क्या सोचते थे, देखिए उनका कहना था कि मान लीजिए सत्याग्रही जो है ना, अगर उनकी ईश्वर में अटूट आस्था है, ईश्वर में उनकी अटूट आस्था है, तो सही काम हेतु, जो सही काम करेंगे, सही काम हेतु पीड़ा सहने की क्षमता उनमें अपने आप डेवलप हो जाएगी, ठीक, अगर उनकी ईश्वर में अटूट आस्था है, ठीक। हाँ, सत्याग्रही में यह भाव भी होना चाहिए कि वह बुराई के विरुद्ध ईश्वर की इच्छा से संघर्ष कर रहा है, ठीक है ना, कि बुराई के विरुद्ध ईश्वर की इच्छा से संघर्ष कर रहा है, यह भाव होना चाहिए। मतलब सत्याग्रही जो होते हैं ना, सत्याग्रह कर रहे हैं, उनमें यह फीलिंग होनी चाहिए, भाव होना चाहिए कि वो बुराई के विरुद्ध ईश्वर की इच्छा से, ठीक, अपनी इच्छा से नहीं, ईश्वर चाहता है कि आप संघर्ष करें, ठीक, तो ईश्वर की इच्छा से संघर्ष कर रहा है, ठीक। ये ऐसा सोचेंगे आप ना तो पीड़ा सहने की क्षमता डेवलप होगी, ठीक, मोटिवेशन बना रहेगा, ये कहना है उनका। और उन्होंने ईश्वर के बारे में क्या बोला कि सत्य ही ईश्वर है, ठीक। फिर आत्मा की बात की जाए तो आत्मा के बारे में क्या कहते थे कि आत्मा जो है ना मनुष्य में ईश्वर का अंश है, ठीक, आत्मा मनुष्य में ईश्वर का अंश है। फिर पाप से घृणा करो, ठीक, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ठीक ना। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ठीक। कर्म को लेकर गांधी जी की क्या सोच थी, तो उन्होंने निष्काम कर्म को प्राथमिकता दी। और निष्काम कर्म की जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से मिला, ये कॉन्सेप्ट उनको भगवद गीता से। और निष्काम कर्म का मतलब हुआ कि फल की चिंता किए बिना कर्म को करते रहना, ठीक। और उन्होंने कर्म कैसे करने को बोला है कि सत्य व अहिंसा को आधार बनाकर, सत्य व अहिंसा को आधार बनाकर, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं गांधी जी के जो भी दार्शनिक विचार हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सत्य की बात की जाए, ठीक, तो पहले गांधी जी का विचार था कि ईश्वर जो है ना सत्य है, ठीक है ना, ईश्वर क्या है, सत्य है। गांधी जी का पहले विचार था, बाद में उनका विचार चेंज हो गया, ठीक। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, ये इस अवधारणा को प्रस्तुत किया उन्होंने कि सत्य ही ईश्वर है, ठीक, सत्य ही ईश्वर है, ठीक है ना। ईश्वर को लेकर लोगों में मतभेद हो सकता है, परंतु सत्य को लेकर नहीं। उनका ये मानना था कि ईश्वर को लेकर लोगों में मतभेद हो सकता है, ठीक, लेकिन सत्य को नहीं, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, ठीक। और क्या उसका लॉजिक दिया ये बोलने के लिए, ये जो बोला था सत्य ही ईश्वर है, इसके लिए और क्या लॉजिक दिया गांधी जी ने, उन्होंने कहा कि ईश्वर को नहीं मानने वाला अर्थात नास्तिक जो है ना, ईश्वर को नहीं मानने वाला अर्थात नास्तिक ईश्वर को नकार सकता है, ठीक, परंतु सत्य को नास्तिक भी नहीं नकार सकता है, ठीक ना। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं, ठीक, ये सब आपने सुना ही होगा। तो ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। तो मेन फोकस आप इस पॉइंट पर रखेंगे, बाकी ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। सत्याग्रह को लेकर गांधी जी के क्या विचार थे, उनका क्या कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह को लेकर, तो देखिए सत्याग्रह के बारे में बोलते थे कि अपनी मांगों पर अहिंसात्मक व शांतिपूर्ण ढंग से दृढ़ रहना, टिके रहना, अड़े रहना, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जो वर्ड है ना वहाँ हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक। हाँ, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, संघर्ष समाधान हेतु, कोई भी संघर्ष है ना, वो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए संघर्ष समाधान हेतु दुनिया को गांधी जी की सबसे बड़ी देन है। गांधी जी ने ये बताया है,
ठीक, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप संघर्ष करते रहिए, ये गांधी जी की सबसे बड़ी देन है। खैर, गांधी जी ने क्या बोला था और सत्याग्रह के बारे में वो देखते हैं। ये लाइन आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, गांधी जी की बात थी, उन्होंने कहा कि शारीरिक जो प्रतिरोध है ना, माने बलपूर्वक किसी चीज़ को हासिल करना, तो वो विवश करने पर आधारित है। मतलब शारीरिक प्रतिरोध जो है ना, वो विवश करने की विधि पर आधारित है, मतलब किसी को मजबूर कर दिया। जबकि सत्याग्रह जो है ना, ठीक है, हृदय परिवर्तन पर आधारित है, मतलब वो आदमी अंदर से बदल सकता है। ठीक, सत्याग्रह के बारे में इनका ये विचार था। ठीक, सत्याग्रह का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि गलती करने वाला अपनी गलती को समझे। ठीक, ये उनका मानना था। और सत्याग्रह जो है ना, वो दुर्बल व कायरों का अस्त्र नहीं है, बल्कि बलवानों का हथियार है सत्याग्रह, ये गांधी जी का मानना था। ठीक, ये सारी बातें हैं। सत्याग्रह की जो टेक्निक थी, सत्याग्रह के लिए कौन कौन से टेक्निक को फॉलो करना चाहिए और उन्होंने किस किस टेक्निक को फॉलो किया। ठीक, क्योंकि वो सबसे पहले खुद फॉलो करते थे, फिर लोगों को बोलते थे। तो पहले खुद फॉलो करते फिर लोगों को बोलते थे, ठीक है ना। तो देखिए, सत्याग्रह की टेक्निक की बात की जाए तो उन्होंने असहयोग का टेक्निक दिया, सविनय का टेक्निक दिया, अवज्ञा का टेक्निक दिया, उपवास का, हड़ताल का। ठीक, ये सारी चीज़ें आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी भी होगी। तो ये सारी टेक्निक, और इन्हीं टेक्निक का यूज किया था महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी आंदोलन हुए उसमें। ठीक है, गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग किन किन लोगों ने किया है? बड़े बड़े लोगों ने किया है। आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग, अन्ना हजारे, आंग सान सूकी, ठीक है, नेल्सन मंडेला। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, आप एग्जाम्पल से ध्यान में रख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक, सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो। साध्य और साधन संबंध की बात की जाए, साध्य और साधन के बारे में उनका क्या विचार था? साध्य और साधन का मतलब मैं पहले आपको समझा देता हूँ। साध्य का मतलब, मान लीजिए आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? बीपीएससी में क्वालिफाई करना, फाइनल सिलेक्शन लेना। ठीक, फाइनल सिलेक्शन लेकर अधिकारी बनना। ठीक, मैं लिख देता हूँ अधिकारी। तो अधिकारी जो है ना, ये साध्य हो गया, अर्थात जो लक्ष्य है ना, हमारे एम है, वही साध्य है। एम अर्थात लक्ष्य, ये साध्य हो गया। ध्यान दीजिएगा, साध्य क्या हो गया? एम, जो लक्ष्य है वो साध्य हो गया। और साधन क्या है? इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, कोचिंग के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पैसा दे के जा रहे हैं, मतलब जो लोग जाते होंगे घूस देकर, ठीक, मतलब टेबल के नीचे से काम जिनका होता है, ठीक, तो ये सब साधन है। तो ऐसा नहीं कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ साधन टेबल के नीचे वाला। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि साध्य क्या है? लक्ष्य है, और साधन क्या है? माध्यम है वहाँ तक पहुँचने का, अधिकारी बनने का। ठीक, और साधन कैसा हो सकता है? अच्छा भी हो सकता है, मतलब पढ़ लिख कर जा रहे हैं, और बुरा भी हो सकता है, मतलब घूस देकर घुस गए। ठीक, तो वो बुरा हो गया। ठीक, तो आगे चीज़ें समझ में आएंगी, ये बातें ध्यान में रखेंगे तो याद करने में आसानी होगी। देखिए, इनका जो ये कॉन्सेप्ट था, अनेक पाश्चात्य चिंतकों ने साध्य, हाँ पहले ये देख लीजिए कि बहुत सारे जो चिंतक हुए ना, पाश्चात्य चिंतक, उन्होंने साध्य को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है ना, लक्ष्य को इम्पोर्टेंस दी है उन्होंने, मतलब लक्ष्य इम्पोर्टेंट है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ। और साध्य ही साधनों की वैधता प्रदान करता है, मतलब आप अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए हैं तभी माना जाएगा कि हाँ आपने मेहनत की है, चाहे आपने कुछ किया है। इसके कहने का मतलब यही हुआ, मतलब आपने कितनी भी मेहनत की है ईमानदारी से, अगर आप लक्ष्य पर नहीं पहुंचते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वैसा है भी अपने समाज में, वैसा है भी। ठीक, लेकिन गांधी जी का विचार अलग था, आगे हम देखेंगे। हाँ, तो पाश्चात्य विचारक क्या मानते थे कि साध्य ही साधनों की वैधता प्रदान करता है, और आजकल यही हो भी रहा है। ठीक, अगर आप सही जगह पर पहुंच गए, भले आपका साधन कैसा भी हो, मतलब आपने किसी भी रास्ते से वो लक्ष्य प्राप्त किया हो, आपकी वैल्यू है, लेकिन आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर कोई वैल्यू नहीं है। तो उनके अनुसार सफलता ही वह मापदंड है। ये पाश्चात्य की बात चल रही है अभी, ठीक है ना। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार सफलता ही वह मापदंड है। ठीक, सफलता अर्थात फाइनल डेस्टिनेशन, लक्ष्य, जिनके आधार पर साधनों का मूल्यांकन किया जाता है। मैं समझा ही चुका हूँ, आप सफल हैं तो आपका साधन अच्छा है, नहीं सफल हैं मतलब आपने सही से किया नहीं होगा। ठीक, गांधी जी के अनुसार बात की जाए तो गांधी जी के अनुसार उन्होंने क्या बोला कि साधन व साध्य में एकरूपता होनी चाहिए,
मतलब लक्ष्य जो है, साध्य जो है, अर्थात लक्ष्य जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये अच्छे लक्ष्य की बात कर रहे हैं, गलत लक्ष्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आप अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो साधन होना चाहिए वो भी ईमानदारी का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये नहीं गलत रास्ते से आप पहुंच जाएं, ये एकरूपता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि साध्य ये अच्छा लक्ष्य है बट गलत रास्ते से पहुँच गए घूस वूस देकर, जैसे वो बीपीएससी वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है, ठीक। तो ये एकरूपता नहीं हुई ना, ये गलत हो गया और ये अच्छा हो गया, ठीक। तो ये एकरूपता नहीं बोलेंगे। हाँ, अच्छी जगह पर पहुंचने के लिए रास्ता भी आपका वो अच्छा वाला हो, ठीक। तो एकरूपता होनी चाहिए। खैर ये मैंने समझा दिया। हाँ, अच्छे साधन एकीकरण करते हैं, ठीक। साधन के बारे में बता चुका हूँ, आप समझ जाएंगे बाकी सारी चीज़ें। बुरे साधन विध्वंस और विभाजन के प्रतीक हैं, ठीक। और साधनों की पवित्रता पर उन्होंने बल दिया, ठीक। साधन मतलब जो भी आप रास्ता अपना रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, ठीक, वो साधन है, उसकी पवित्रता पर, ठीक, उसमें प्यूरिटी होनी चाहिए, ठीक ना। सर्वोदय की बात की जाए, सर्वोदय मतलब सबका उदय, तो सर्वोदय की बात की जाए तो पाश्चात्य उपयोगितावादी के स्थान पर सर्वोदय का उन्होंने, जो पाश्चात्य उपयोगितावादी है, उपयोगितावादी के स्थान पर उन्होंने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है ना। बहुमत को अल्पमत की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, वो कहते थे, तभी सबका उदय हो सकता है। बहुमत जो है ना, उनको अल्पमत में जो है उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए, ठीक, ताकि सबका विकास हो सके, ठीक। बहुमत के स्थान पर सर्वसम्मति का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि अगर सर्वोदय करना है, सबका उदय करना है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। उन्होंने केंद्रीकरण की जगह पर विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया था, विकेंद्रीकरण, तभी तो पंचायती राज व्यवस्था आई इसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है ना। बड़े उद्योगों के स्थान पर उन्होंने कुटीर उद्योग की प्रधानता दी, ठीक। कॉपीराइट और प्रॉपर्टी युग जो था ना, उसकी जगह पर उन्होंने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का जो भी अवधारणा है उसकी प्राथमिकता दी, इस अवधारणा को उन्होंने दिया, इस कॉन्सेप्ट को दिया, ठीक। विकेंद्रीकरण को, कुटीर उद्योग की स्थापना हो, ट्रस्टीशिप की अवधारणा का विकास हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें वो चाहते थे। आगे बात की जाए स्वराज की बात की जाए, स्वराज, खुद का राज, तो स्वराज का मतलब समझते हैं, स्वराज का अर्थ है आत्मशासन, ठीक, आत्मनियंत्रण, ठीक, खुद का शासन, आत्मशासन, आत्मनियंत्रण, ठीक ना। बाह्य नियंत्रण के स्थान पर वो स्वराज का मतलब ये बताते थे, जो बाहरी नियंत्रण है उसके स्थान पर नैतिक नियंत्रण होना चाहिए, खुद का, स्वयं का, ठीक। तो ये सारी बातें आप पढ़ते रहिएगा। सर्वोदय का उन्होंने सर्वोदय के बारे में और क्या क्या बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोदय का जो चरम आदर्श है वो है राज्य विहीन शासन, ठीक। व्यक्ति का शासक उसकी आत्मा है, जो भी व्यक्ति है ना, व्यक्ति का शासक क्या है, उसकी आत्मा है, मतलब व्यक्ति जो है ना उस पर शासन कौन करती है, उसकी आत्मा करती है। और राज्य विहीन शासन का उन्होंने मतलब सर्वोदय तभी होगा जब राज्य विहीन शासन होगा, तभी तो उन्होंने ग्राम पंचायत की अवधारणा को दिया था, ताकि जो विकेंद्रीकरण हो सके और जो शासन है वो जनता तक पहुंच सके, ठीक। फिर बात की जाए वर्तमान स्थिति में राज्य विहीन शासन का समर्थन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मानव अभी नैतिक दृष्टि से पूर्ण विकसित नहीं हुआ। सही बात है, ये अभी की बात है, ये गांधी जी की बात नहीं है, ये अभी की बात की जा रही है। थॉरो के विचारों के अनुसार, थॉरो के जो विचार थे, थॉरो के विचार का समर्थन किया उन्होंने। सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है, ठीक। सर्वोत्तम सरकार, सबसे उत्तम सरकार कौन है, जो सबसे कम शासन करती है, ठीक। इनका विचार है थॉरो का। राम राज्य की अवधारणा को उन्होंने दिया, गांधी जी ने। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा द्वारा स्वयं शासित होगा, ना कि दूसरे के द्वारा। फिर ट्रस्टीशिप की अवधारणा को देख लेते हैं। अब देखिए, गांधी जी की बात की जाए तो ट्रस्टीशिप को लेकर मार्क्स के जो मूल्य थे ना, मार्क्स के मूल्य को महत्व दिया, परंतु इन मूल्य अर्थात साध्य, ठीक, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, इन मूल्यों को प्राप्त करने हेतु, मतलब इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वर्ग संघर्ष को महत्व नहीं देते हैं, मतलब हिंसा, साधन के रूप में हिंसा का वो महत्व नहीं देते हैं, ठीक। आपस में संघर्ष हो, हिंसा हो, इसका महत्व नहीं देते हैं, ठीक। तो ये तो आप पहले जब मैंने बताया था साधन साध्य, वहाँ से भी इन चीज़ों को समझ लिए होंगे, तो खाली आप पढ़ भी लेंगे तो काम चल जाएगा। कोई भी समाज जो है ना घृणा और हिंसा के आधार पर प्रगति नहीं कर सकता है, ठीक ना।
उसके बाद बात की जाए, उन्होंने बताया कि पूंजी जो है ना, पूंजी और श्रम, मालिक और श्रमिक के मध्य समन्वय होना चाहिए। जो पूंजी है रुपया पैसा उसमें, और जो श्रम है और मालिक है और श्रमिक है इसमें समन्वय होना चाहिए, इनके मध्य समन्वय होना चाहिए, मेल जोल। समन्वय की तब फिर बात की जाए, समन्वय पूंजीपति व समन्वय जो होता है ना, पूंजीपति व श्रमिक के हृदय परिवर्तन द्वारा होगा। ठीक, समन्वय वैसे नहीं होगा, पूंजीपति व श्रमिक के हृदय परिवर्तन के द्वारा ही समन्वय हो सकता है। ठीक, पूंजीपति के पास अतिरिक्त पूंजी है जो है ना, वो गांधी जी क्या मानते थे, पूंजीपति के पास जो अतिरिक्त पूंजी है वो श्रमिकों का हिस्सा है, श्रमिकों को वो देना चाहिए। ठीक, यही तो है ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट। पूंजीपति के पास जो अतिरिक्त पूंजी है ना वो श्रमिकों को दे देना चाहिए, श्रमिकों में सबको बराबर बराबर, मतलब सबके पास बराबर धन होना चाहिए, उनके कहने का मतलब ये हुआ। ठीक, और फिर पूंजी का जो संरक्षक है, ठीक, उसका उपयोग जन कल्याण हेतु करना चाहिए, जो भी पूंजी है जिनके पास भी, ना कि स्वयं के ऐशो आराम हेतु, ये उनका कॉन्सेप्ट था। ठीक, और ये जो गांधी जी के ट्रस्टीशिप की अवधारणा से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, आप इसको देख सकते हैं अभी, CSR की अवधारणा, जो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है ना, गांधी जी के ट्रस्टीशिप की अवधारणा से ही लिया गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, फिर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था को लेकर उनका क्या विचार था, तो वर्ण व्यवस्था के बारे में वो बोलते थे, वर्ण व्यवस्था कार्य क्षमता व श्रम विभाजन पर आधारित होना चाहिए, ना कि जन्म पर आधारित होना चाहिए। जो भी उनकी कार्य क्षमता है, ठीक, जो भी वो श्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर आधारित होना चाहिए। ठीक, और सभी कार्य को उन्होंने श्रेष्ठ बोला है। हाँ, ये मैंने बोल ही दिया कि जन्म पर आधारित नहीं होना चाहिए वर्ण व्यवस्था। हाँ, उन्होंने ये बोला ना कि वर्ण व्यवस्था का जो सबसे खराब रूप है, विकृत रूप है, वो जाति प्रथा है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट ये जानते भी हैं, बट रिवीजन के लिए आप ये पॉइंट्स देखते रहेंगे ना, तो आंसर राइटिंग में ये चीज़ें आपको याद आएंगी, तो जल्दी जल्दी आंसर को लिख सकते हैं उस लिमिटेड टाइम में। तो ये सब आप पढ़ लीजिए, बता ही दिया मैंने, जाति प्रथा जन्म पर आधारित है। ठीक है ना। उसके बाद बात की जाए तो देखते हैं आगे। उसके बाद देखिए, ख़त्म ही होने वाला है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर क्या सोचते थे, उनका विचार क्या था शिक्षा को लेकर, तो देखिए उनका कहना था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है ना, वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों गुणों का विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शारीरिक गुण, मानसिक गुण और आध्यात्मिक गुण का विकास करना है। ठीक, और शिक्षा जो होनी चाहिए ना, शिक्षा में नैतिक शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए और नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक, व्यावसायिक शिक्षा को भी उन्होंने बोला है कि व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए, और शिक्षा में ज्ञान व कर्म के साथ समन्वय होना चाहिए। ठीक, जो ज्ञान है वो जो काम कर रहे हैं उसमें दोनों में समन्वय, मेल जोल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बात की जाए तो ये गांधी जी के स्टेटमेंट है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, जो अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप आंसर में कोट कर सकते हैं। ठीक, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। ठीक, सांस्कृतिक परिवर्तन को लेकर उनका क्या विचार था, वो बोलते थे कि दूसरे की संस्कृति के सर्वोत्तम गुणों को अपनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक, ये मानते थे कि दूसरे की जो संस्कृति है ना, उसके जो भी सर्वोत्तम गुण है उसको अपनाया जा सकता है। हाँ, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह का उन्होंने विरोध किया। ठीक, उसका निरोध किया, महिला शिक्षा का समर्थन किया। ठीक, और आगे बात करें तो उन्होंने ग्राम पंचायत का समर्थन किया। ठीक, इसी ग्राम पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो हमारे भारतीय संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उसके अनुच्छेद 40 है, उसमें ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। वो गांधी जी का जो सिद्धांत है उसी से लिया गया है। ठीक है, और सतत विकास पर उन्होंने जोर दिया। ठीक, सतत विकास पर। ठीक है, तो ये मैंने कोशिश की है कि आपका रिवीजन में ये वीडियो काफ़ी हेल्प करे। ठीक, बाकी आगे जो भी पर्सनालिटी हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हों, ठीक, तो उनके वीडियोज़ भी मैं ला दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।